बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने जो यूनिट 4 है रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट किए थे। इनमें से हमने डिज़ीज़ नंबर 11 तक पढ़ लिया और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो डिज़ीज़ नंबर 12 पे है। डिज़ीज़ नंबर 12 यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे है। स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जहाँ तक हम जो दूसरे डिजीज़ पढ़ रहे थे उसमें से कभी हमने साइंस सिम्टम्स में तो कभी रिस्क फैक्टर्स में इसके बारे में डिस्कस की थी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ वो प्रेगनेंसीज़ होते हैं जो कि नॉर्मली जो प्रेगनेंसी यानी जो नॉर्मली इम्प्लांटेशन होती है फीटस की वो यूट्रस के अंदर होती है, यानी जो इंटरनल लेयर होती है एंडोमीट्रियम होती है यूट्रस की, वहाँ पे बच्चा जो है वो फीटस जो है इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसीज होते हैं कि यहाँ पे जो एंडोमीट्रियम में फीटस को इम्प्लांट होना था इसके बरअक्स फीटस जो है कभी फिलोपियन ट्यूब पे तो कभी यूट्रस के आउटर लेयर पे तो कभी आउटसाइड में यानी एब्डोमेन एरिया में यूट्रस के बाहर इस तरह इन एरियाज़ पे वो ग्रो करने लगता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Ectopic pregnancy happen when the implantation of the fertilized egg occur outside the uterine cavity। यानी ectopic pregnancy तब होती है जब जो fertilized egg है उसकी implantation outside the uterine cavity हो, यानी यूट्रस की जो cavity है वहाँ से अगर आउटसाइड बच्चा जो है वो इम्प्लांट हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये ectopic pregnancy है। The implantation can either occur on the surface of the ovary, in the cervix, in the abdomen and most commonly in the fallopian tube। जो implantation होती है बच्चे की यानी ectopic pregnancy में वो या तो जो ovaries के surface होते हैं वहाँ पे होती है या cervix में होती है या abdomen में होती है या फिर जो commonly ectopic pregnancies होते हैं वो ज़्यादातर fallopian tube में होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, इससे MCQs बन सकती है कि ectopic pregnancy आर कॉमनली हैपन इन तो आप लोगों को पता हो या कॉमनली इम्प्लांट इन तो आप लोगों को पता हो कि ये फिलोपियन ट्यूब है कि मोस्ट कॉमनली फिलोपियन ट्यूब में होते हैं। ये कुछ साइट्स हैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स के जो फिलोपियन ट्यूब के एरियाज़ होते हैं। जो फिलोपियन ट्यूब का इन्फेंटिबुलम होता है यहाँ पे बच्चा जो है वो ग्रो करने लगता है तो इसे हम इन्फेंटिबुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। फिलोपियन ट्यूब का ये जो हिस्सा होता है यानी जो तंग वाला हिस्सा है यहाँ पे ग्रो करने लगता है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल यानी जो स्पेस है यूट्रस के ऊपर जो स्पेस है, खाली स्पेस है, यहाँ पे ग्रो करने लगता है, इसको इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यहाँ पे जो इस्थिमस होती है फिलोपियन ट्यूब्स की वहाँ पे जो है बच्चा ग्रो करने लगता है तो इसको हम कहते हैं इस्थिमल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। फिर यहाँ पे जो एम्पुला है यहाँ पे ग्रो करने लगता है तो इसको हम कहते हैं जो फिलोपियन ट्यूब का एम्पुला होता है यहाँ पे बच्चा ग्रो करता है, ये भी एक साइट है तो इसको हम कहते हैं कि ये एम्पुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इसके अलावा ओवरीज के सरफेस पे, एब्डोमेन पे तो बहुत सारे ऐसे साइड्स है। एक यूट्रस के जो कैविटी है उसके बरअक्स जो है इन जगहों पे प्रेगनेंसी हो जाती है, फीटस इम्प्लांट हो जाता है, इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पैथोफिजियोलॉजी इसकी है कि फर्टिलाइजेशन अकर एट द यूजुअल डिस्टल थर्ड ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन यूजुअली कहाँ होती है? जो डिस्टल थर्ड पार्ट होता है फिलोपियन ट्यूब का उसमें अक्सर फर्टिलाइजेशन होती है, मोस्टली वहाँ पे होती है। आफ्टर यूनियन जाइगोट बिगेन टू डिवाइड एंड ग्रो। जब यूनियन हो जाती है, यूनियन यानी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ये जो स्पर्म सेल और ओवम है आपस में इनकी यूनियन हो जाती है, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो फिर जाइगोट जो है वो बन जाता है, फिर डिवाइड होता है और ग्रो होता है। However, due to and obstructed by several factors, see risk factors, the zygote cannot travel through the length of the tube। Normally क्या होता है जब यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब के डिस्टल थर्ड पार्ट में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यूनियन बन जाता है तो जाइगोट जो है वो आके यूट्रस की जो कैविटी होती है वहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पे डिवाइड होके ग्रो करने लगता है। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि सेवरल फैक्टर्स की वजह से, आगे जाके हम जब रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे तो अब वहाँ पे देखें
देखेंगे कि सेवरल फैक्टर्स क्या कौन कौन से फैक्टर्स है। तो उन फैक्टर्स की वजह से जाइगोट जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाता। इस जो ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब है, इसकी जो लेंथ है इसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाता और इन ही ट्यूब के एम्पुला में या ये जो नेरो पार्ट होती है वहाँ पे रह जाती है और वहाँ पे ही इम्प्लांट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। इट लॉज ऑन दैट कंस्ट्रक्टेड पार्ट, देख के जो फिलोपियन ट्यूब के कंस्ट्रक्टेड पार्ट होते हैं वहाँ पे फंस जाती है। एंड इम्प्लांटेशन टेक प्लेस एट दैट एरिया इंस्टेड ऑफ द यूट्रस, और इम्प्लांटेशन उसी जगह पे हो जाती है यूट्रस के बजाय। इटियोलॉजीज़ की क्या है स्टूडेंट्स? इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग ऑफ फिलोपियन ट्यूब फ्रॉम ए प्रीवियस मेडिकल कंडीशन, इन्फेक्शन और सर्जरी, यानी पहले के प्रीवियस कोई मेडिकल कंडीशन या कोई इन्फेक्शन या कोई सर्जरी की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हुई है, अगर स्कारिंग हुई है फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर, तो फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर स्कारिंग अगर हो गई है, इन्फ्लेमेशन अगर है, तो ये जो जाइगोट यानी बन जाती है यूनियन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये ट्रेवल नहीं कर पाती और उन ही एरियाज़ पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है यानी जहाँ पे नेरो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फंस जाता है और उसी पे जो है प्रेगनेंसी स्टार्ट यानी इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स, इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी असल में किस किस एरिया पे होती है। ये जो लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर दिखाई गई है ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो नॉर्मली किस जगह पे इम्प्लांट होता है। ये जो यूट्रस का इंटरनल कैविटी होता है इसके साइड पे यहाँ पे बच्चा जो है वो इम्प्लांट हो चुका है और वो अब ग्रो कर रहा है, तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। अब राइट साइड पे आके आप एक्टोपिक प्रेगनेंसीज देख ले तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो है वो इंटरस्टिशियल हो सकते हैं, इस्थेमिक हो सकते हैं। जो इस्थमस होता है फिलोपियन ट्यूब का ये जो नेरो एरिया है यहाँ पे ग्रो हो सकता है। एम्पुला में, फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ग्रो हो सकता है जिसे हम एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इन्फेंटिबुलम में हो सकती है जिसे हम इन्फेंटिबुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ओवेरीज में होती है जिसे हम ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। पेरिटोनियल केविटी में हो सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्रस के बाहर पेरिटोनियल केविटी जो है वहाँ पे इम्प्लांटेशन हुई है, तो इसको कहते हैं हम पेरिटोनियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एब्डोमेन में होती है, यूट्रस से बिल्कुल बाहर जाके जो एब्डोमेन होता है उसके अंदर जाके ये बच्चा जो है इम्प्लांट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सर्विक्स में इम्प्लांट हो सकता है, इसे हम सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये जितने भी एरियाज़ है स्टूडेंट्स इनमें बच्चा जो है वो ग्रो कर सकता है। रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? अब इनको समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि रिस्क फैक्टर्स को समझेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आखिरकार ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्यों है। Several factors could contribute to occurrence of the ectopic pregnancy, such as previous infections such as salpingitis or pelvic inflammatory disease। जो previous infections होते हैं स्टूडेंट्स इनकी वजह से ectopic pregnancy होती है, जैसा कि जो फिलोपियन ट्यूब है उनकी अगर इन्फेक्शन है यानी salpingitis है यानी फिलोपियन ट्यूब की अगर इन्फेक्शन है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कोई है तो इसकी वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से स्कारिंग हो जाती है और इस स्कारिंग की वजह से फिर यहाँ पे एरिया जो है वो नेरो बन जाता है। जब एरिया नेरो बन जाता है तो फिर जब यूनियन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है एक की, तो फिर वो मूव नहीं कर पाता। नॉर्मली मूव होके वो आके मूवमेंट के थ्रू यूट्रस के केविटी में नहीं आ पाता, इसीलिए जो एक्टोपिक साइट्स है उन पे वो इम्प्लांट हो जाती है। Women who experience infection of reproductive system increase the incidence of having ectopic pregnancies because the scar forms these infection could cause adhesion in the fallopian tube। क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से जो स्कार फॉर्मेशन होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, इस स्कार फॉर्मेशन की वजह से जो फिलोपियन ट्यूब्स है इनमें एडहेशंस बन जाते हैं। इन एडहेशंस की वजह से ये जो मूवमेंट होती है जिसका मैंने आप लोगों को बताया मूवमेंट नहीं हो पाती और ये जाइगोट जो है वो यूट्रस में नहीं इम्प्लांट होती और इन एरियाज़ पे इम्प्लांट हो जाती है।
कंजेनिटल malformations है, physical defects of the reproductive system such as strictures in the fallopian tube could cause ectopic pregnancies। कंजेनिटल अगर malformations हो यानी जो fallopian tube है उनके स्ट्रक्चर में स्ट्रिक्चर्स बने हैं, स्ट्रिक्चर्स मीन्स कि किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट का नेरो हो जाना, इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे fallopian tube का कोई एरिया भी अगर नेरो हो गया है तो जो फर्टिलाइज्ड इग है उसकी मूवमेंट नहीं होती और वो उसी एरिया पे, उसी स्ट्रक्चर वाले एरिया पे फंस जाती है और वहाँ पे इम्प्लांट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। यूटेराइन ट्यूमर्स है, ए ट्यूमर माइट बी प्रेसिंग एट द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द ट्यूब्स। इस तरह हो सकता है कि यूटेराइन ट्यूब बन गई, यूट्रस में ट्यूब है जिसकी वजह से जो प्रोक्सिमल एंड है फिलोपियन ट्यूब्स की वहाँ पे इसने प्रेस किया हुआ है। तो प्रोक्सिमल साइट अगर प्रेस्ड है तो फिर विच वुड नॉट अलाउ एसेस ऑफ फर्टिलाइज्ड इग इनटू द यूट्रस, वो जो फर्टिलाइज्ड इग है उसको अलाउ नहीं करती कि वो यूट्रस में आ जाए, तो इस वजह से वहाँ पे ही वो इम्प्लांट हो जाती है। स्मोकिंग है, वुमेन हु फ्रिक्वेंट स्मोक हैव हायर इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज देन नॉन स्मोकर वुमेन, यानी वो वुमेन जो स्मोकिंग करते हैं। स्टूडेंट स्मोकिंग जो है ये एक बिलीफ रखा जाता है कि स्मोकिंग सिगरेट स्मोक के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो एक रिएक्शन काज कर देते हैं, जिन रिएक्शन की वजह से फिलोपियन ट्यूब के अंदर सर्टेन प्रोटीन्स जो है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और उन प्रोटीन की कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स वगैरह और इसमें स्कार फॉर्मेशन वगैरह बन जाते हैं, जिनकी वजह से फिर जो फर्टिलाइज्ड इग है उसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसीज काज होते हैं। और ये भी बिलीव रखा जाता है कि वो प्रोटीन्स जो है फिलोपियन ट्यूब्स में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पे जो है ग्रो करना स्टार्ट कर लेती है। ए रिसेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर रिसेंटली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया गया है, IVF जिसे कहते हैं स्टूडेंट्स के, जिसमें इस तरह किया जाता है कि जो बेबी पैदा होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। इसमें से जो वुमेन है, वुमेन से जो ओवम है वो वुमेन की बॉडी से बाहर निकाला जाता है और स्पर्म सेल्स लिए जाते हैं, यानी सीमेन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। करने के बाद एक ट्यूब लेके उस ट्यूब के अंदर वो दोनों जो है उनकी फर्टिलाइजेशन कर देते हैं और वो जो फर्टिलाइज्ड इग है उसे दोबारा यूट्रस के अंदर वो इम्प्लांट कर देते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, फॉलोइंग एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ए ज़ाइगोट में हैव स्लोवर ट्रांसपोर्टेशन। जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर जो ज़ाइगोट की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो स्लो होती है एंड लीड टू एन इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ ट्यूबल और ओवेरियन इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ज़ाइगोट की वो स्लो हो जाती है और इसके स्लो होने की वजह से या तो वो ओवरीज़ में या तो फिर जो फिलोपियन ट्यूब्स है उसमें ही इम्प्लांट हो जाती है। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, वुमेन हु underwent ectopic pregnancies are advised to avoid getting pregnant for a year after the incident because there is 10 to 20% चांस, यानी जिन लोगों को पिछली बार यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है, एक बार हुआ है, तो वो लोग इस रिस्क पे है कि उसको दोबारा भी हो सकता है, इसीलिए उनको कहा जाता है कि 1 ईयर तक जो है कंट्रासेप्शन किया जाए यानी प्रेगनेंसी को रोका जाए, क्योंकि 10 to 20% इसके चांस होते हैं कि जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बार हो तो दोबारा भी हो सकता है। साइंस सिम्टम्स अगर देख ले स्टूडेंट्स हम, तो साइंस सिम्टम्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी के है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द प्रेग्नेंट वुमेन and the health care provider to identify any sign and symptoms of ectopic pregnancy before rupture occur। ये ज़रूरी है उस प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए भी कि जो साइन सिम्टम्स है वो लोग आइडेंटिफाई करें, वो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके रप्चर होने से पहले ही वो साइन सिम्टम्स आइडेंटिफाई करे। However, most ectopic pregnancy does not show any usual sign and symptoms at the time of implantation। लेकिन इस तरह भी होता है कि बहुत सारे एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो है वो सही तरीके से साइन सिम्टम्स कुछ शो नहीं करते इम्प्लांटेशन के टाइम पे, सो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई देम एट फर्स्ट, इसीलिए उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है।
Sharp abdominal pain. A pregnant woman with possible ectopic pregnancy might move suddenly, and as a result, the anterior uterine support might be pulled and cause pain in the abdomen. Sharp abdominal pain हो सकती है, यानी जिन लोगों को ectopic pregnancy है उनमें वो जब सडनली मूव करते हैं तो उस टाइम उनके सडनली मूवमेंट के रिजल्ट में उनका जो एंटीरियर यूटराइन सपोर्ट होता है वो माइट बी पुल्ड होती है, यानी पुल करती है, तो उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी साइड जो है उसकी तरफ यूटराइन जो सपोर्ट है वो पुल हो जाती है। इसकी वजह से सडन पेन महसूस होती है, शार्प पेन होती है। तो ये भी एक साइन हो सकती है, लेकिन इसके थ्रू भी कंफर्म नहीं किया जा सकता। वेजिनल स्पुटिंग है, दिस वुड रेयरली अकर इन कंजंक्शन विद द पेन। ये जो विजिनल स्पुटिंग है यानी जो हल्की सी ब्लीडिंग होती है तो वो तो एक पेन के साथ होती है, यानी कभी कभार पेन के साथ ये विजिनल स्पुटिंग भी होती है। बट दिस मे बी साइन दैट एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ नियरिंग इट्स रप्चर। लेकिन ये एक साइन है कि अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो हुई थी वो अभी रप्चर होने वाली है, यानी जब रप्चर को होती है, यानी बिल्कुल रप्चर होने का बिल्कुल करीब टाइम जो होता है उसमें वेजिनल स्पुटिंग होती है। शर्प स्टबिंग पेन एट द लोअर क्वाड्रेंट, एक बहुत ही तेज़ स्टबिंग पेन होती है। स्टबिंग पेन स्टूडेंट्स उसे कहते हैं कि जैसे छुरी मारने से किस कदर जो है पेन होती है, इस कदर स्टबिंग पेन छुरी मारने का जो पेन होता है उसको स्टबिंग पेन कहा जाता है। तो यहाँ पे भी एक छुरी के मारने के जैसे पेन होती है लोअर क्वाड्रेंट में। दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम विच टेल दैट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैज़ ऑलरेडी रप्चर्ड। ये एक ऐसी सिम्टम है जो कि बताती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो रप्चर हो चुकी है। वेजिनल ब्लीडिंग अकर आफ्टर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैज़ रप्चर्ड। ब्लीडिंग तब होती है जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती है। टीयरिंग ऑफ द ब्लड वेजल एंड इट्स डिस्ट्रक्शन इज़ द काज ऑफ द ब्लीडिंग। अब ब्लड वेजल्स यहाँ पे होते हैं, ज़ाहिरी सी बात है उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से, उनकी टीयरिंग की वजह से ब्लीडिंग होती है। एंड द अमाउंट वुड नॉट बी डिटरमाइंड फुली, उसकी अमाउंट जो है वो फुली डिटरमाइंड नहीं है। बिकॉज सम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एंड ब्लड माइट बी एक्सपेल्ड इनटू द पेल्विक कैविटी, क्योंकि कभी कभार इस तरह भी होता है कि ये जो कंसेप्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं, कंसेप्शन के प्रोडक्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये एक मेडिकल टर्म होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्रेगनेंसी से डिवेलप होते हैं, जिनमें फीटस के टिश्यू भी है और जो प्लेसेंटा वगैरह है वो टिश्यूज़ भी है, इनको वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे भी जो कंसेप्शन हुई थी, जो बच्चा जो है इम्प्लांट हो चुका था, उसके जो प्रोडक्ट्स है वो में भी पेल्विक कैविटी में भी चले जाते हैं ब्लड के साथ। तो विजिनल ब्लीडिंग जो है इसकी अमाउंट का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितना होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसके लिए कि कौन कौन से टेस्ट है उनके थ्रू डायग्नोसिस कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। तो टेस्ट टू डिटरमिन द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी मस्ट बी परफॉर्म फर्स्ट बिफोर द डायग्नोसिस। यानी जो टेस्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए ये मस्ट करने चाहिए डायग्नोसिस करने से पहले। यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर डायग्नोसिस की जाए तो इससे पहले ये टेस्ट जो है ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहला टेस्ट जो है वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड है। एन एयरली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड इज मोस्ट कॉमन डिटर्मिनेंट ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी जो एयरली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड होती है ये मोस्ट कॉमन बताने वाला है, डिटरमाइन करने वाला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। यानी पेल्विक अगर अल्ट्रासाउंड की जाती है तो इसके थ्रू पता चल जाता है कि इसको पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI भी की जा सकती है। दिस इज़ आल्सो अनदर वे टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इट इज़ सेवर देन द अंडरगोइंग CT स्कैन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। और जो MRI होती है, MRI भी की जा सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए। और ये जो CT स्कैन होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, CT स्कैन से MRI जो है वो सेफर होती है, यानी सेफ़ होती है। मेडिकल इंटरवेंशन है स्टूडेंट्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट करने के लिए। तो लिखा है कि द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ए वुमन विद एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी शुड बी इनिशिएटेड द मोमेंट शी इज़ ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम। यानी जिस पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जब उसको इमरजेंसी रूम में लाया गया तो उसी टाइम से उसकी मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है उसको रिमूव करना ही, उसका ख़ात्मा करना ही जो है उसकी मैनेजमेंट है। जस्ट ए फ्यू मोमेंट ऑफ इंटरवल फॉर
इंजेक्शन वुड काज ए बिग डिफरेंस इन द सेफ्टी फॉर द पेशेंट। इसमें अगर कुछ इंटरवल्स, कुछ वक्फे किए गए, यानी जो जिस वक्त वो इमरजेंसी पे आया था उस वक्त उसको ट्रीट नहीं किया गया, इसमें इंटरवल किया गया, तो ये पेशेंट के सेफ्टी जो है उस पे यानी उसमें खलल पड़ सकता है कि पेशेंट की जो है सही तरीके से सेफ्टी नहीं होती, पेशेंट को ख़तरा भी हो सकता है। एडमिनिस्टर ऑफ मीथोट्रेक्सेट, स्टूडेंट्स मीथोट्रेक्सेट एडमिनिस्टर करना है। तो मीथोट्रेक्सेट तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है फार्माकोलॉजी में कि ये मीथोट्रेक्सेट जो है ये एंटी कैंसर ड्रग होती है, लेकिन इसकी साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होती है, इस वजह से यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। देखिए बता रहा है मीथोट्रेक्सेट इज़ द कीमोथेरापेटिक एजेंट दैट इज़ फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट। जो मीथोट्रेक्सेट है ये एक कीमोथेरापेटिक एजेंट है जो कि फोलिक एसिड की एंटागोनिस्ट है। फोलिक एसिड को ये क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। इट डिस्ट्रॉय रिपीटली ग्रोविंग सेल। तो जब फोलिक एसिड को ब्लॉक करता है तो जो ग्रोविंग सेल होती है उनको ये रिपीटली जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, सच एज ट्रोफोब्लास्ट एंड जाइगोट। जो जाइगोट और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है स्टूडेंट्स, ये कौन से सेल्स हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स स्टूडेंट्स वो सेल्स है जो कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, यानी जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इमेच्योर स्टेजेस जो होते हैं फीटस के, जब फीटस इम्प्लांट हो जाता है तो इसके मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, उनमें एक स्टेज ब्लास्टोसिस्ट का भी होता है। इस ब्लास्टोसिस्ट के आउटर लेयर पे जो सेल ग्रो करते हैं उनको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। इनका काम ये होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और फिर बाद में जाके ये आगे जाके इवेंचुअली डेवलप होते हैं प्लेसेंटा में। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इनको भी ये मीथोट्रेक्सेट जो है इनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है और जाइगोट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस वुड बी एडमिनिस्टर्ड अनटिल ए नेगेटिव HCG टाइटर रिजल्ट हैव बीन प्रोड्यूस। ये तब तक मीथोट्रेक्सेट जो है एडमिनिस्टर करना चाहिए जब तक कि जो ह्यूमन क्रोरियोनिक जो हार्मोन है स्टूडेंट्स, ये जब तक ये इसकी टाइटर जो है वो नेगेटिव ना आए तब तक जो है ये एडमिनिस्टर करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव HCG टेस्ट है इसका क्या मतलब होगा? जब भी HCG टेस्ट जब पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव है, यानी बंदा जो है वो प्रेग्नेंट है। अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा है ये अब इसकी प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई है। तो ये जो HCG है यानी ह्यूमन क्रोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये एक हार्मोन है ह्यूमन क्रोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये कौन सिक्रीट करते हैं? ये ट्रोफोब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं, जो कि बाद में जाके, इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो HCG हार्मोन होता है इसे प्लेसेंटा सिक्रीट करती है, प्लेसेंटल हार्मोन है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये असल में शुरू में ट्रोफोब्लास्ट इसको सिक्रीट करते हैं और यही ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके प्लेसेंटा बनती है। जब प्लेसेंटा भी बनती है तो इनसे भी ये जो HCG हार्मोन है ये सिक्रीट होती रहती है। तो इसीलिए HCG हार्मोन की जो टाइटर टेस्ट है वो नेगेटिव आने तक, वो ब्लड से भी की जा सकती है, यूरिन से भी की जा सकती है, तो वो नेगेटिव आने तक मीथोट्रेक्सेट जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। एडमिनिस्टर ऑफ मीफिप्रिस्टोन क्या है स्टूडेंट्स? ये एक एबॉर्टिफिशियन ड्रग है। स्टूडेंट्स एबॉर्टिफिशियन ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि एबॉर्शन करने के लिए यानी बच्चे को गिराने के लिए जो ड्रग्स होते हैं उनको कहा जाता है एबॉर्टिफिशियन ड्रग्स। तो लिखा है कि ये एक एबॉर्टिफिशिएंट है दैट काजेज स्लगिंग ऑफ द ट्यूबेल इम्प्लांटेशन साइट। ये क्या करती है? जो ट्यूबेल इम्प्लांटेशन साइट है यानी जिस जगह पे इम्प्लांटेशन हुई है फिलोपियन ट्यूब में, उस जगह को स्लग ऑफ कर देती है, वो जो है उसको ख़त्म कर देती है। बोथ ऑफ दीज थेरेपीज़ वुड लीव द ट्यूबेल इंटेक्ट एंड नो सर्जिकल स्कारिंग। इन थेरेपीज़ की वजह से ट्यूबेल जो है वो इंटेक्ट रहते हैं, उनमें कोई सर्जिकल स्कारिंग वगैरह नहीं होती, इसीलिए ये इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। Intravenous therapy. This would be performed when the ectopic pregnancy has already ruptured to restore intravascular volume due to bleeding. ये इंट्रावेनस थेरेपी यानी IV फ्लूइड वगैरह ये तब लगाई जाती है जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी खुद से रप्चर हो चुकी है, और जब रप्चर हो चुकी है तो ब्लीडिंग की वजह से जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है यानी जो ब्लीडिंग उसके अंदर जो फ्लूइड की वॉल्यूम है उसमें कमी आ चुकी है, अब उसको रिस्टोर करने के लिए हम इंट्रावेनस थेरेपी करते हैं। विद of blood sample, a large amount of blood would be lost, so blood typing and cross matching must be done in anticipation of a blood transfusion. यानी blood sample इसलिए लिया जाता है क्योंकि
लार्ज अमाउंट में पेशेंट से ब्लड लॉस्ट हो चुका होता है, इसीलिए ब्लड टाइप मालूम करना और क्रॉस मैच करना वो ज़रूरी होता है, ताकि अगर इसमें एंटिसिपेशन यानी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो, कोई पेशगोई हो, तो इसके लिए पहले से ब्लड टाइप मालूम करना और क्रॉस मैच करना ज़रूरी है। इस वजह से यानी ब्लड सैंपल लेते हैं चेक करने के लिए। द ब्लड सैंपल वुड आल्सो यूज टू डिटरमिन द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, और ब्लड सैंपल से हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो भी चेक किया जाता है कि नॉर्मल है, उसमें कोई कमी तो नहीं आई है। सर्जिकल इंटरवेंशंस है स्टूडेंट्स, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशंस वुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर द रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी टू इंश्योर दैट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम वुड स्टिल बी फंक्शनल एंड नो कॉम्प्लिकेशन वुड अराइज। सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई हो, तो तब भी जो है सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अब भी फंक्शनल है और कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो अराइज नहीं हुए है। लेप्रोस्कोपी किया जाता है सर्जिकल इंटरवेंशंस में से। दिस विल परफॉर्म टू लिगेट द ब्लीडिंग ब्लड वेजल एंड रिपेयर और रिमूव द डैमेज फिलोपियन ट्यूब। ये जो ब्लीडिंग ब्लड वेजल्स हैं उनको देखने के लिए लेप्रोस्कोपी किया जाता है, उनको देखा जाता है, और जो डैमेज फिलोपियन ट्यूब्स है उनको रिमूव किया जाता है, या फिर अगर वो रिपेयर करने के काबिल हो तो इस लेप्रोस्कोपी के थ्रू उनको रिपेयर किया जाता है। सेल्पिंजेक्टोमी, दिस इंटरवेंशन वुड बी परफॉर्म्ड इफ द फिलोपियन ट्यूब इज़ कम्प्लीटली डैमेज। अगर फिलोपियन ट्यूब कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं तो फिर सेल्पिंजेक्टोमी किया जाता है, यानी जो फिलोपियन ट्यूब्स है उनको रिमूव किया जाता है। द अफेक्टेड ट्यूब वुड बी रिमूव्ड एंड व्हाट वुड बी लेफ्ट वुड बी सुचर्ड अप्रोक्सीमेटली, यानी जो अफेक्टेड ट्यूब है उनको रिमूव किया जाता है और जो कुछ अंदर लेफ्ट होते हैं, रह जाते हैं, तो उनको उसी तरीके से सुचर किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी डिज़ीज़ नंबर 12 थी ये कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट डिज़ीज़ हम डिज़ीज़ नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।